हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आज आप पहली बार हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जुड़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने अपने इस चैनल पे बीकॉम प्रीवियस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं, जिसका कि ये आज सेकेंड लेक्चर होगा। इससे पहले के लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे जो हमारे अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार करने में इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अहम भूमिका रहती है। तो इनको जाने बिना हम अपने आगे का जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स या और भी आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में आपको दिक्कत होगी। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आप जितने से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे उतने से ज़्यादा ही बच्चों को, जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये हमारा प्रयास पहुंच सकेगा। और अगर आपको इसमें कोई कमी आई, कुछ ऐसा लगे कि इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप अपना सजेशन ज़रूर हम तक पहुंचाइए ताकि हम उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, कोई भी वर्क करें आप, चाहे आप अपने घर में हो, चाहे अपने ऑफिस में हो, या आप अपने स्कूल में हो, या कहीं आप अपने कॉलेज में हो, वहाँ जो है हर जगह के अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिनको कि फॉलो करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप स्कूल में हैं तो आपके वहाँ प्रिंसिपल्स होंगे, टीचर्स होंगे, उन्होंने जो रूल्स बना रखे होंगे स्कूल के कि आपको 7 AM पे स्कूल पहुंचना है, 7:20 AM पे आपको प्रेयर में जाना है, और आपके पीरियड्स के भी टाइम जो है डिवाइडेड होते हैं कि 45 मिनट्स के आपके क्लासेस होंगे, बीच में आपका जो है 30 मिनट्स का आपको लंच ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब क्या है, ये आपके रूल्स हैं। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं आपके ये जो है बाउंडेशंस हैं जिनको आपको जो है मानना ही मानना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। इसी तरह से अगर आप ऑफिस में हैं तो आपको अपने बॉस की सुननी पड़ेगी, उनका जो रूल्स रेगुलेशन होगा आपके जॉब के लिए उन्होंने डिसाइड किया होगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। या अगर आप अपने कॉलेज में हैं तो कॉलेज में भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। सोसाइटी में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी कुछ रूल्स हैं कि आप ऐसे किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते। किसी को आपने थप्पड़ मार दिया बिना वजह, या किसी के घर से कोई सामान उठा लाए तो इसे हम चोरी कहेंगे, तो इसके लिए भी लॉ बने हुए हैं। ठीक है, तो हर जगह के कुछ रूल्स कायदे कानून होते हैं। इसी तरह से अगर आप घर में जाते हैं तो घर में भी आप ऐसा नहीं किसी के साथ कैसे भी बात करेंगे, वहाँ पे भी आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के सारे आपके टाइमिंग फिक्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत घर में इधर उधर चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही 11 बजे आप 12 बजे सो के उठ रहे हो और फिर उसके बाद जो है आप जो है जो कर रहे हो, किसी के बड़ों के साथ आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, छोटों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको कोई आपकी जो है आपको इसके लिए क्या फिर मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इसी तरह से अकाउंटिंग्स में भी कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमको फॉलो करते हुए ही अपने रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं।
ठीक है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी जो हमने उठाया ट्रांजैक्शन उठाया और लिख दिया, ठीक है, कहीं भी नोट कर दिया या जिसको मर्जी आया उसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलता है, इसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, उन्हीं को हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके जो बिज़नेस में बहुत सारे अकाउंटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, ठीक है, जिसको कि आपको एनालाइज करना होता है और रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ जनरल जो है एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि ये जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, सभी के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। जहाँ जहाँ अकाउंटिंग प्रोसेस को अपनाया जाएगा वहाँ वहाँ पे ये रूल और रेगुलेशंस भी अपनाए जाएंगे, इसलिए इनको हम शॉर्ट में गैप्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो गैप, वैसे तो गैप होता है फुल फॉर्म, उसमें एस इसलिए लगा देते हैं कि इसमें प्रिंसिपल्स एक नहीं होते हैं, प्रिंसिपल्स में यानी कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। ये प्रिंसिपल्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि आपकी जो अकाउंटिंग है, स्टेटमेंट्स हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अकाउंटिंग आप जो है स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं, पर ईयर बनाए जाते हैं, तो आप क्यों बनाते हैं इसको? आप क्या करते हैं, कंपेयर करने के पर्पज़ से बनाते हैं, ठीक है, या आपकी प्रॉफिट सही, आपकी कंडीशन पता चल सके, आपके जो बिज़नेस की सही पोजीशन पता चल सके। और अगर आपकी कोई राइवलरी है, ठीक है, आपके कोई जैसे कह सकते हैं आप कंपटीटर हैं, तो उनके बिज़नेस से भी आपको अपना कंपेरिजन करना है कि हम जो हैं इनसे कितने जो हैं आगे पीछे चल रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उनके अपेक्षा हम कहाँ पे स्टैंड। तो इन सभी बातों के लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग जो है स्टेटमेंट्स को ऐसे तरीके से बनाना होगा कि उसमें यूनिफॉर्मिटी आ सके, कंपेरेबिलिटी की जो है क्वालिटी हो सके। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने कुछ ये रूल्स बताए जाएंगे अभी आपको, वो उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप इसका ये डिटेल पढ़िए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोसेस इन विच ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा अबाउट aspects of the economic activity of an enterprises are accumulated, analyzed and reported. This process should be carried out in conformity with generally accepted accounting principles, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपके जो डे टू डे के बहुत सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना होता है, एनालाइज करना होता है, फिर रिपोर्ट बनानी होती है। तो इन सभी ये सारे वर्क करने के लिए आपको एक कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे जो सारे जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। दीज प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट द मोस्ट करेंटली कॉन्सिक्वेंस अबाउट हाउ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज और हाउ इट शुड बी डिस्क्लोज, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें आपको इन प्रिंसिपल्स में ये बताया जाएगा कि आपको अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कौन से इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है और कैसे करना है, एंड विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी प्रिपेयर, और कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। ये सारे ही गाइडलाइंस आपको इन प्रिंसिपल्स के थ्रू मिलेगा। द जनरल acceptance of an accounting principles usually depends on its usefulness, objectiveness and feasibility. तो ये जो हमारे ये प्रिंसिपल्स हैं ये इस बात पे डिपेंड करते हैं कि वो कितने यूज़फुल हैं, कितनी ऑब्जेक्टिविटी है उसमें और कितनी फेजिबिलिटी है, ठीक है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो हमने समझ लिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एक जनरल रूल और रेगुलेशन है अकाउंटिंग के जो प्रोसेस है या अकाउंटिंग जो आपकी जो है आप कह सकते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स जब आप बनाओगे उनको बनाते समय आपको कुछ जनरल रूल्स और रेगुलेशन है जिनको कि फॉलो करना होता है, इन्हें ही हम कहते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। Generally accepted accounting principles. GAAPs is a cluster of accounting standard and common industry uses that have been developed over many years. It is used by organization too. ठीक, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं गैप्स जो हैं, ये जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये कॉमन रूल्स हैं, ठीक है, जो सभी इंडस्ट्रीज थ्रू करते हैं, जो इसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्यों, एक आपको अच्छे रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने अपने
इंस्टीट्यूशन में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस टाइप की हों कि आप उनको कंपेयर कर सको जो है आपके प्रीवियस ईयर से या आने वाले जो आपके ईयर से, या आपके कोई कंपटीटर्स हैं, राइवल्स हैं, उनसे भी आप अपने अकाउंट्स कंपेयर करके अपने पोजीशन पता कर सको कि आप कहाँ पे हो। ठीक है, तो पहला आपका पर्पस क्या है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, प्रॉपरली तरीके से आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तैयार करने के लिए आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करना कंपलसरी है। नेक्स्ट है समराइज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है इनको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिकॉर्ड्स हैं इनको समराइज, पहले इनको रिकॉर्ड किया जाता है, आपने इसकी प्रोसेस पढ़ी होगी, पहले रिकॉर्ड करते हैं फिर समराइज करते हैं और उसके बाद डिस्क्लोज करते हैं। तो ये सारे ही जो वर्क हैं इनको प्रॉपर वे से करने के लिए आपको ये रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करना कंपलसरी होते हैं। तो ये जो आपके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इसमें दो तरह से ये कंसिस्ट हैं। ठीक है, ये दो, एक तरह से आप कह सकते हैं इसके 2 टाइप्स होते हैं। देयर प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ठीक, अब ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं और ये कन्वेंशंस क्या होते हैं। कंसेप्ट क्या होते हैं, सम एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, ऐसे एजम्पशंस जिनको कि आपको फॉलो करना ही करना होता है। ठीक है, और कन्वेंशंस क्या होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ जो है एक तरह से आप इन परंपराओं को एज ए आप जैसे जनरल फॉर्म में रीति रिवाज, कुछ आपके जो है सामाजिक दायरे होते हैं, उनको हम कन्वेंशंस बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, सम एजम्पशंस हैं जिनको कि डेवलप किया गया है अकाउंटिंग एज ए अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और इन्हें आपकी मर्जी पे ये डिपेंड नहीं करते हैं, इनको आपको फॉलो ही करना है, कंपलसरी है। ठीक है, और कन्वेंशन क्या होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं। ठीक है, परंपराओं से मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि सोशल जो आपके सामाजिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जिनको कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए फॉलो करना कंपलसरी होता है। ठीक है, उनको हम जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम अपना बिजनेस जो है सरवाइव अपनी सोसाइटी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जो है कस्टमर की टेस्ट का, कस्टमर की जैसे मान लीजिए क्या आपका मौसम चल रहा है, ठीक है, या आपकी जो है क्या कह सकते, कोई आपका त्यौहार है, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस टाइप के गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करानी होंगी। ठीक है, तो आपको इन परंपराओं का भी ध्यान रखना होता है कि दीपावली के टाइम लोग क्या लेना पसंद करते हैं, किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है लोगों को, या दशहरे के टाइम या ईद के टाइम में क्या चीज़ें, तो ये आपकी परंपराएं एक तरह से आप उनको कह सकते हो। ठीक है, या जैसे शादी ब्याह का माहौल है तो वहाँ पे आपको रेड कलर का ज़्यादा वो होता है, एक पॉपुलर होता है। ठीक है, तो ऐसे ये सब कंसेप्ट्स, ये परंपरा है, ये कोई इसके लिए कोई पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। परंपराएं क्या होती है, जिनके पीछे कोई किसी लॉजिक का होना ज़रूरी नहीं है, बस वो बना दी गई हैं और उन्हें आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है, द टर्म कंसेप्ट्स इज यूज टू cannot the accounting postulate necessary assumptions and ideas which are fundamental to accounting practice। ठीक है, तो कुछ नेसेसरी एजम्पशन और आइडियाज़ होते हैं। तो कंसेप्ट्स क्या होते हैं, एक नेसेसरी एजम्पशन एंड आइडिया जिसको कि आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस में फॉलो करना कंपलसरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका देखिए कन्वेंशन क्या होता है, द टर्म कन्वेंशन इज यूज टू सिग्निफाई कस्टम्स, है ना, कोई कस्टम्स या ट्रेडिशन, क्या ट्रेडिशन है आपकी मार्केट में। ठीक है, बिजनेस को सरवाइव करने के लिए इन ट्रेडिशंस और कस्टम्स का ख्याल हमें रखना होता है एज ए गाइड टू प्रिपेयर ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। तो इनका जो है हमें अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स तैयार करते समय भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अभी आप आगे पढ़ोगे कौन कौन से कन्वेंशंस हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन इंक्लूड कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कंजर्वेटिज्म एंड कंसिस्टेंसी। ठीक, ये आपके कुछ जो हैं आपके कन्वेंशंस हैं। मेटेरियलिटी का मतलब क्या है, जो कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट क्या है, इसे हमको ध्यान में रखना है। ठीक, कंजर्वेटिज्म का मतलब है कि हमें अपनी जो है फ्यूचर में आने वाली जो आपकी अनसर्टेनिटी है उनका भी ख्याल रखना है। और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, उनमें अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आप इनका जो है डीपली जो क्या मीनिंग है ये आप अभी आगे पढ़ोगे। ठीक है,
बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब इसमें से कुछ बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो आपको बताए जा रहे हैं। सबसे पहला आ रहा है सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, कुछ बच्चों ने जो है कॉमर्स, जिनकी जो है 11th 12th में रही होगी, उनके लिए ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। ठीक है, तो उनको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो बच्चे नए आए हैं, कभी बीकॉम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम कॉमर्स जो है स्टार्ट किया होता है। ठीक है, तो उनके लिए मैंने ये जो है शुरुआत से जो आपके शॉर्ट में आपको ये सारे कंसेप्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप जो बच्चे बीकॉम जो कॉमर्स स्ट्रीम से पहले से ही जुड़े हैं, उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा, और जो हमारे नए बच्चे आए हैं, नए साथी आए हैं, उनको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पहले भी हमने आपको फर्स्ट वीडियो, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, उसमें बताया था एंटिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो एंटिटी क्या होती है, हमारी जो है एक्सिस्टेंस होती है। ठीक है, एक्सिस्टेंस मतलब हर व्यक्ति की एक अलग एक्सिस्टेंस होती है। मान लीजिए दो लोग हैं, ए एंड बी हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही अपने अपने नाम से अलग अलग जाने जाएंगे। ऐसा नहीं है ए के बारे में हम कुछ कहना चाहते हो तो बी का नाम लेके कहेंगे, या बी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हो तो ए का नाम लेके कहेंगे। दोनों ही एक सेपरेट एंटिटी हैं, उनका अलग एक अपना अलग अलग पहचान है। ठीक है, तो इसी तरह से सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस का और उसके ओनर का जो है एक्सिस्टेंस या एंटिटी हम अलग अलग मानते हैं, उनको हम एक नहीं मानेंगे। ठीक है, ज़रूरी, ठीक है, बिजनेस को ओनर ने स्टार्ट किया, मान लीजिए ए कोई व्यक्ति हैं, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पर ए को और उनके बिजनेस को एक अलग अलग व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी आपकी रिसीविंग्स होंगी, पेमेंट्स होंगी, और जो भी आपका जो है आए, जो भी गुड्स आप या सर्विस आपके पास आ रही है या आपके पास से जा रही है, तो ये आपको उस ओनर की पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि आपको बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है, बिजनेस की पोजीशन निकालनी है। तो इसलिए आपको हर कोई भी ट्रांजेक्शन हमें ये देख के चलना है, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बिजनेस पे क्या पड़ रहा है, ना कि उसके ओनर पे। तो ठीक है, तो इसके आपकी जो कंसेप्ट का कहने का मतलब है कि जो है इन अकाउंटिंग वी मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस एंड द ओनर, यानी कि हम बिजनेस को और उसके ओनर को अलग अलग मानते हैं। All the books of accounting records day-to-day financial transaction from the viewpoint of the business rather than from that of the owner। ठीक है, मतलब ये भी वही कह रहा है कि हमें जो भी ट्रांजेक्शन्स या रिकॉर्ड करेंगे अपने फाइनेंशियल बुक्स में, उनको सारे हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करना है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा होगा कि मान लीजिए बिजनेस को तो लॉस हो रहा है, लेकिन ओनर को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, या ओनर को लॉस हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें ओनर के प्रॉफिट और लॉस को ना ध्यान में रखते हुए हमें सिर्फ बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को ध्यान में रखते हुए ट्रांजेक्शन या का रिकॉर्ड करना है। ठीक है, पहला हमारा जो कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस को और ओनर को अलग अलग मानना है। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ये। इसका कहने का मतलब है कि मनी मेजरमेंट आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना। ठीक है, और मनी का मतलब मनी में, यानी कि आपके मनी या क्या होती है, आपकी कैश, रुपया, है ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको आप मनी में मेज़र कर सकते हो, मनी में जिसको आप कह सकते हो, उसको मनी में आप मनी इन टर्म ऑफ मनी आप प्रेजेंट कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये गुड्स 10 रुपये पर केजी है, या ये आपका जो है कोई भी प्रोडक्ट है 500 रुपीज़ का है, या हमने जो ये ट्रांजेक्शन किया है इसमें हमारे 10,000 रुपये हमारे पास से गए हैं, या 20,000 हमारे पास से आए हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स जिसको कि आप मनी में मेज़रमेंट कर सकते हो और वो बिज़नेस से रिलेटेड हो। ठीक है, बिज़नेस से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी सारे टर्म्स आप ले आओ, अपने घर के जो पर्सनल खर्चे भी हैं उनको मनी में आप मेज़र कर सकते हो, आप बिज़नेस में डाल दोगे, नहीं। यहाँ पे हमें सबसे पहला इसीलिए बताया गया है कि बिज़नेस को और आपके ओनर को अलग अलग मानना है। बिज़नेस के आपको ट्रांजेक्शन्स अलग रिकॉर्ड करने हैं, आपको अपने पर्सनल जो ट्रांजेक्शन्स है आपके पर्सनल अलग रखने हैं। ठीक है, तो मनी मेज़र का मतलब है जो भी आप ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो, मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हो,
या मनी में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे ही हमें इंक्लूड करना है अकाउंटिंग में, ठीक है। और जो हम जिनको ऐसे जो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके वर्कर्स की हेल्थ हो गई, या आपका जो कह सकते हो कि उनका जो है बिहेवियर हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप मनी में मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, तो इनको हमें इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। ए फैक्ट और ट्रांजेक्शन और हैपनिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ठीक। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि कोई बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको ये मान के चलना है कि ये चलता चला जाएगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई पर्सन है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के नहीं करता है कि हमने बस 2 साल चलाना है और फिर हम 2 साल के बाद बंद कर देंगे, ठीक है। हर कोई जब कोई व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करता है वो यही सोचता है कि ये चलता जाएगा, जब तक ये चलेगा तब तक इसे चलाना है। मान लीजिए आपने कभी सुना है किसी के पेरेंट्स को कि हमने दुकान खोली है, जब तक हम जिंदा रहें तब तक इसे चलाना और उसके बाद आग लगा देना, नहीं सुना ना। इसी तरह से कभी आपने ऐसा सुना है किसी पेरेंट्स को कि हमारी ये बिजनेस है, ये हमारे जो है बच्चों को ना देना, ये जब तक हम रहेंगे बस तभी तक चलाना, उसके बाद बंद कर देना है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति ये सोच के नहीं बिजनेस या कोई कंपनी खोलता है कि हमें जो है ये कुछ टाइम पीरियड में चला के बंद कर देना है, ठीक। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब ये है कि हमें जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलता रहेगा, और इसी को हमें ध्यान में रखते हुए जो हमारे एसेट्स हैं और जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं उन सभी को रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अकाउंटिंग एज्यूम दैट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर अनलेस देयर इज गुड एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है। मतलब कि हमें ये नहीं सोच के चलना है, इसका मतलब यही है कि बिजनेस कंटिन्यू ऑपरेट होगा लॉन्ग टाइम पीरियड तक, ठीक है। द एंटरप्राइजेज इज व्यूड एज ए गोइंग कंसर्न दैट इज द कंटिन्यूइंग इन ऑपरेशन, मतलब हम जो भी डीलिंग कर रहे हैं, जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रोसेस में रहेगा, कंटिन्यू होगा, ठीक है, एट लीस्ट इन पॉसिबल फ्यूचर, ठीक है। जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जहाँ तक हम इसे चला सकते हैं, ठीक है, वहाँ तक ये चलता रहेगा, हमें ज़बरदस्ती इसे बंद नहीं करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स देयर इज नाइदर द इंटेंशन नॉर द नेसेसिटी टू लिक्विडेट द पर्टिकुलर बिजनेस वेंचर इन द प्रिडिक्टेबल फ्यूचर। कहने का मतलब है कि जब तक उसको लिक्विडेट करने की ज़रूरत ना हो तब तक हम जो है अपने बिजनेस को चलाते रहेंगे। लिक्विडेट करने का मतलब होता है बंद करना या आप समाप्त करना। कोई काम आप जब समाप्त कर देते हो, इंड कर देते हो, तो उसी को हम लिक्विडेट करते हैं। इसका जो है बहुत ही डिटेल ये वर्ड है, ये आपको बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। लिक्विडेट अभी आपका एक चैप्टर आएगा, आगे आएगा बीकॉम वालों के लिए एक सॉल्वेंसी चैप्टर आएगा, इंसॉल्वेंसी, उसमें आपको ये लिक्विडेट अच्छे से। लिक्विडेट का मतलब आप अभी ये समझ लो कि किसी वर्क को इंड करना, ठीक है, समाप्त कर देना। तो हम कभी भी कोई भी बिजनेस वेंचर जब तक उसको लिक्विडेट करने की ज़रूरत ना हो तब तक हम उससे कोई भी उसे ये इंटेंशन नहीं होती है लोगों की उसको बंद करने की, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन द अकाउंटेंट वाइल वैल्यूइंग द एसेट्स डू नॉट टेक इनटू अकाउंट सेल वैल्यू ऑफ देम, ठीक है। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब ये है कि जब मान लिया हमारा बिजनेस, अब तो ये हमें पता है कि हमें लॉन्ग टाइम तक चलना है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में ये कहा गया जो हमारा लॉन्ग टाइम बिजनेस पीरियड है उसको हम डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टाइम पीरियड में, ठीक है, जो मोस्टली 1 ईयर का होता है। और हम उन 1 ईयर का जो हमने डिवाइड किया है उस टाइम पीरियड का हम अकाउंटिंग जो है स्टेटमेंट्स बनाते रहेंगे। हर साल हम ये अकाउंटिंग जो है स्टेटमेंट्स नए बनाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि हर साल जो है 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग डेट होता है, मंथ मार्च का जो मंथ होता है हमारा क्लोजिंग मंथ होता है। सभी जो है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं और भी बहुत तरह के जो आपके इंस्टीट्यूशन है, सभी जगह ये इनकम टैक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्लोजिंग मंथ होता है। तो 31 मार्च हमारा क्या होता है, क्लोजिंग डेट होती है। यहाँ तक हम अपना जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के और 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट हो जाता है।
तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट रिक्वायर दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू अप्रोप्रिएट सेगमेंट ऑफ फॉर स्टडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट शो बाय द एंटरप्राइजेज आफ्टर ईच सेगमेंट। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो हमारा लाइफ टाइम पीरियड है, लाइफ है हमारे बिजनेस की, उसको हम छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट शो बाय एंटरप्राइजेज। ठीक है, जो हमारा पर्पस क्या है, टू असर्टेन फाइनेंशियल, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, टू असर्टेन हमारी फाइनेंशियल जो हमारी प्रॉफिट है ना। तो ये सारी जो हमारे पर्पसेस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाने की, उनको इन ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, अपने जो है लाइफ को, बिजनेस की लाइफ को हम एक छोटे टाइम पीरियड में डिवाइड कर रहे हैं जो मोस्टली 1 ईयर का होता है। ठीक है, ए ईयर इज द मोस्ट कॉमन इंटरवल ऑन अकाउंटिंग ऑफ प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। सम फर्म्स अडॉप्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ गवर्नमेंट, सम अदर कैलेंडर ईयर। ठीक है, कहीं कहीं जो है ये अपने लोग अपने अकॉर्डिंग अपनाते हैं, कहीं 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, कहीं पर हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर चलता है। ठीक है, तो पर ये हमें क्या करना है, डिवाइड करना है अपने लाइफ को, बिजनेस की लाइफ को अलग अलग छोटे छोटे सेगमेंट्स में। ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब है, कॉस्ट का मतलब होता है जो हमने किसी सामान को, प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने के लिए या गेन करने के लिए जो भी हमने उसके बदले में जो है एक्सपेंस किया हो, खर्च किया हो। ठीक है, चाहे हमने उसे बनाया हो, चाहे हमने बाय किया हो। कॉस्ट का मतलब होता है किसी सर्विस या गुड्स को जो है अपने अंडर में लेने के लिए जो भी हमने एक्सपेंस किया है वो कॉस्ट होती है। तो इस कंसेप्ट का मतलब है कि हम जो भी सामान परचेज करेंगे उसको अपने अकाउंट्स में कॉस्ट पे जो है, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंड एसेट्स इन ऑर्डिनरी एंटर्ड ऑन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। ठीक है, तो जो भी हम एसेट्स लेंगे, गुड्स लेंगे या सर्विस लेंगे, तो उसको एक्वायर करने के लिए, ठीक है, जो यानी कि अपने अंडर में लेने के लिए, अपनी उस पर ओनरशिप बनाने के लिए जो भी हमने पे किया है कॉस्ट होती है, और उसी कॉस्ट हमें कॉस्ट वैल्यू पे ही उनका रिकॉर्ड्स अपनी बुक्स में करना है। मान लीजिए कोई एसेट्स आपने 2 लाख में ली है, ठीक है, तो आपको उससे भले उसकी मार्केट वैल्यू आज कुछ भी हो जाए, कभी कभी आप देखते हैं कोई एसेट, जैसे आप लैंड ले ली, कोई बिल्डिंग ले ली, तो उसकी इनकी प्राइसेस क्या होती हैं, हर साल ग्रो करती हैं। ठीक है, बढ़ती जाती हैं। तो आप जितने में आपने लिया था, आप अगर 2 साल के बाद बेचोगे उससे डबल आपकी उसकी प्राइस हो जाती है। लेकिन आपको अपने अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट प्राइस ही शो करनी है। परचेजिंग जो है आप दिखाओगे तो कॉस्ट पे दिखाओगे। इस कंसेप्ट का यही कहना है। ठीक है, नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का ये कहना है कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं इसकी वजह से हमारे 2 पक्ष प्रभावित होंगे, 2 साइड्स अफेक्टेड होंगे। हर ट्रांजेक्शन्स को हमें 2 बार लिखना है और 2 साइड्स में लिखना है। ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का यही कहना है। तो ये इसमें जो है ये कोई आपका जो है, एक आप देखोगे कि 2 साइडें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, एक होता है हमारा डेबिट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, CR ये है। तो कोई भी जब आप अकाउंट बनाओगे तो ये इस टाइप से बनता है। इसको हम टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं। इसके एक साइड हम डेबिट ट्रांजेक्शन शो करते हैं और एक तरफ हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट से आपसे कोई पूछेगा कि डेबिट का क्या मतलब है और क्रेडिट का क्या मतलब है। कोई कहेगा डेबिट का मतलब है इंक्रीजिंग है या रिसीविंग्स है, क्रेडिट का मतलब पेमेंट्स है, ठीक है, या हमारे डिक्रीजिंग है। ये हमने इसके मतलब बना लिए हैं अकॉर्डिंग टू हमारे ट्रांजेक्शन, लेकिन एक्चुअल में इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ हमारे जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, जो आप कह सकते हो हमारे रिकॉर्ड को, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमारे डेबिट और क्रेडिट टर्म को डेवलप कर लिया है। और डेबिट क्रेडिट करने का एक रूल्स है वो हम आपको आगे
नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, बस आपको इसमें ये समझना है कि जो भी आपके बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होंगे उसका जो है इफेक्ट टू एस्पेक्ट्स पर पड़ेगा और आपके टू साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो इसी का मतलब है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक, कोई सामान आपने परचेज किया, गुड्स परचेज किया, तो जब आप गुड्स परचेज करके लाओगे तो आपके पास गुड्स आएगी। ठीक है, तो जब आप गुड्स लेके आओगे तो आपको उसके बदले में या उसको एक्वायर करने के लिए आपको कुछ पेमेंट भी करना होगा। तो आपके पास से क्या गई? कैश गई। तो आपके पास तो गुड्स आ गई, लेकिन जिससे आपने खरीदा है वो सामान, उसके पास क्या जाएगी? कैश जाएगी। तो इसमें आपने देखा दो लोग हैं, दो लोग प्रभावित हुए, एक के पास गुड्स आई और एक के पास कैश जाएगी। इसी तरह से एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। तो एक ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपके दो लोगों पे पड़ता है, टू साइड पे पड़ता है। तो इसी चीज़ को हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है और इसे डेवलप किया गया और इसी को हम अपनाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के। और डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ रूल्स हैं जो कि आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो देखिए, द रिकॉग्नाइज ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज नोन एज ड्यूअल एस्पेक्ट एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज ड्यूअल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि आप जो है कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे तो दो लोग से इफेक्ट होंगे और उनका रिकॉर्ड भी आपको दो जगह करना है और दो साइड में करना है। ठीक है, अब जैसे कि वही इन्होंने एग्जांपल देखिए यहाँ दे रखा है कि अगर कोई फर्म है, उन्होंने गुड्स सेल किया है, ठीक है, 10,000 का, तो इन्वॉल्व इसमें दो लोग होंगे, एक बायर होगा एक सेलर होगा। ठीक है, एक के पास गुड्स की डिलीवरी होगी और दूसरे के पास क्या होगी? कैश जाएगी। ठीक है, तो इसी को हमें रिकॉर्ड करने का तरीका आपको आगे बताया जाएगा। इनफैक्ट द टर्म डबल एंट्री बुक कीपिंग हैज़ कम इनटू बिकॉज द एवरी ट्रांजेक्शंस टू एंट्रीज आर मेड। ठीक है, तो इसलिए डबल एंट्री सिस्टम का डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि हर ट्रांजेक्शन्स के हमें टू एंट्री करनी होती है या दो जगह हमें इन्हें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मान लो, मैचिंग का आपको यहाँ नहीं कि आपने कोई ड्रेस मैचिंग करके कर लिया, अपने बिजनेस को का जो कलर आपने वो लोगो बनाया उसी कलर की आप ड्रेस पहन के जाओ, या वर्कर्स की वही आपने ड्रेस यूनिफॉर्म डिसाइड कर दी। नहीं, यहाँ मैचिंग कंसेप्ट का मतलब ये है कि जिस टाइम पीरियड का आप रिवेन्यू आप क्या कह सकते हैं सर, प्रॉफिट, आप जिस टाइम पीरियड का आपको प्रॉफिट निकालना है उसी टाइम पीरियड के आप रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों लोगे। ठीक है, मान लीजिए आपको 6 मंथ का आपको आपके फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी कि इस 6 महीनों में आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप क्या करोगे? जो आपको अकाउंटिंग आप ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे तो उसमें इनकम को आप इंक्लूड करोगे और क्या इंक्लूड करोगे? आप एक्सपेंसेस को। ठीक है, तो आपने 6 मंथ्स के इनकम इंक्लूड किए हैं तो उन्हीं 6 मंथ के आप एक्सपेंसेस भी लोगे। ऐसा नहीं कि इनकम आपने जनवरी टू जुलाई ले लिया और उसके बाद जो है आपने एक्सपेंस जो है अगस्त टू दिसंबर वाली ले ली। ठीक है, तो इस मैचिंग कंसेप्ट का कहने का मतलब है जिस टाइम पीरियड का कि आप रिवेन्यू आप कंसीडर करोगे उसी टाइम पीरियड का आप एक्सपेंस भी कंसीडर करोगे अपने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में, स्टेटमेंट्स में, और उनके थ्रू आप उस टाइम पीरियड का आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक है, तो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इन रियली वी मैच revenues and expenses during the accounting period. Income made by the enterprises during a period can be measured only when the revenue earned during a period is compared with the expenditure incurred for earning that revenue. ठीक है, तो देखिए ये भी यही कह रहा है कि अगर आपको सही आपकी बिजनेस की रिवेन्यू या आपको प्रॉफिट पता करनी है तो आपको ओनली व्हेन, कब होगा ये? जब रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग, जिस पीरियड में आपने रिवेन्यू अर्न की है उसको आप कंपेयर करोगे उसी टाइम पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ। ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट का क्या कहना है कि आपको जिस टाइम पीरियड के आप रिवेन्यू कंसीडर करोगे अपने अकाउंट्स में उसी टाइम पीरियड के आपको एक्सपेंसेस भी कंसीडर करना है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ रहा है अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, अक्रूवल कंसेप्ट्स में जो है कहने का मतलब ये है कि आप इसमें दो कंसेप्ट्स पढ़ोगे आगे। अभी आप एक आपका आएगा कैश कंसेप्ट
और यहाँ पे अभी आपको एक्रूअल कंसेप्ट बताया जा रहा है। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब कोई आपने अर्निंग कर ली है, ठीक है, मान लीजिए आपने इनकम अर्न कर ली है, कमा ली है, जैसे आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने जनवरी मंथ का अपनी सर्विस आपने रेंडर कर दी, फरवरी की भी रेंडर कर दी, सर्विस अपनी दे दी, लेकिन आपको उसके बदले आपकी सैलरी अभी नहीं मिली है, तो आपकी जनवरी और फरवरी की सैलरी ड्यू हो गई, लेकिन आपने अर्न कर ली है। जैसे ही आपकी जनवरी का मंथ जो है आपका ओवर होगा, आप उसी दिन से उस सैलरी के क्या हो जाएंगे, उस सैलरी का आपके पास राइट हो जाएगा, आप उसके ओनर हो जाएंगे, चाहे भले ही वो आपको मिली हो या ना मिली हो, तो उसी दिन से वो आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी आपकी रिसीविंग्स, चाहे आपने कैश में उसे रिसीव किया हो या ना किया हो, जिस दिन से आप उसके आपको ओनर होने का राइट मिल जाएगा, उसी दिन से उसे अकाउंट में, आप अपने अकाउंट में एज ए इनकम जो है रिकॉर्ड कर लोगे। इसी तरह से पेमेंट्स भी होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम जो है अपने वर्कर्स रखते हैं, तो उनको हमने पेमेंट वेजेस या एज ए सैलरी या वेजेस जो है हम 1 महीने या 2 महीने का ड्यू हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए जनवरी में पेमेंट करना था, हमने जनवरी वाला पेमेंट ना करके मार्च में पेमेंट किया है, लेकिन आपका वो एक्सपेंस कब ड्यू हो गया, जनवरी में ही ड्यू हो गया है ना। तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब है चाहे आपकी रिसीविंग्स हो, इनकम्स हो या एक्सपेंसेस हो, एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिस डेट को वो आपके जो है ड्यू हो जाएंगे, जिस डेट को वो एक्चुअल में वो एक्सपेंसेस जिस टाइम पीरियड के होंगे उससे उसी टाइम पीरियड में इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं जनवरी की इनकम है हमने प्राप्त की मार्च में, तो हम मार्च में उसे इंक्लूड करेंगे, नहीं, हमें जनवरी में ही करना है। हमें यही दिखाना है कि हमारी ये जनवरी की इनकम है, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे कमीशन हो, चाहे रॉयल्टी हो। बिजनेस में बहुत तरह के आपके जो है इनकम्स होती हैं। कोई यूटिलिटी बिल्स अगर आपको ये मिल रहे हो, जैसे आपने कोई सर्विस दी हो, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, एक्स्ट्रा एक्सपर्टाइज नॉलेज है जो आपने किसी को दी है और उसके बदले आपको पेमेंट मिलनी है, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा एसेट्स है जो आपके पास यूजलेस पड़ी थी तो आपने उसे रेंट पर दे दी है, तो ये सब क्या है, आपकी इनकम्स हैं। तो ये इनकम जिस डेट को ड्यू हो जाएंगी, जिस डेट से आप उसको रिसीव करने के हकदार हो जाओगे, मतलब अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, ठीक है, तो जब अर्न कर लोगे, चाहे वो रिसीव हो या ना हो, उसे हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है अपने अकाउंट्स में एज ए इनकम, ठीक है। इसी तरह से एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस जिस दिन से आपके ड्यू हो जाएंगे, चाहे आपने पे किया हो कैश में या ना किया हो, उसी दिन से वो आपके जो है खर्चे माने जाएंगे, ठीक है, एज ए लोन आपके ऊपर माना जाएगा, एज ए ऑब्लिगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो इनकम है, रिसीविंग्स है, जिस दिन से आप को उसको रिसीव करने का राइट हो जाएगा, उस दिन से आपको उसी दिन वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। और जब आप किसी बिल को पेमेंट करने का आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगा, ठीक है, ड्यू हो गया, आपने पेमेंट अभी भले ही ना किया हो, आपके पास कैश नहीं है, लेकिन ड्यू हो गया, ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है, तो वो उसी दिन की, उसी मंथ की या उसी टाइम पीरियड की एक्सपेंस मानी जाएगी, ना कि आगे। मान लीजिए एक्सपेंसेस हमारे इस साल के हैं, मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 चल रहा है, 18-19 में हमने पे ना कर पाए तो हमने 19-20 में किया, तो हमें ये एक्सपेंस कंसीडर कहाँ करना है, 2018-19 में, ना कि 19। भले ही आप पेमेंट बाद में करोगे, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो एक्रूअल कंसेप्ट से इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग which requires recording revenue when they earn and not when they are receiving cash, and recording expenses when they are incurred and not when they are paid, ठीक है। तो इसमें देखिए आप यही कह रहा है, जब आप उसे अर्न कर लोगे तभी आप उसे रिकॉर्ड करोगे, है ना कि तब जब आप उसे रिसीव करोगे। इसी तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस कब करोगे, व्हेन दे आर इनकर्ड। इनकर्ड का मतलब जब आपके ऊपर ड्यू हो जाए, वो जब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन उसका आ जाए, एंड नॉट व्हेन दे आर पेड, ना कि तब जब आप उसका पे करोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल है, ए बिजनेस रिकॉर्ड इट्स यूटिलिटी बिल एज सुन एज इट रिसीव्स देम एंड नॉट व्हेन दे आर पेड, ठीक है। जब भी आपके ऊपर बिल का ऑब्लिगेशन आ गया तभी आप वो एक्सपेंस एज ए एक्सपेंस उसे रिकॉर्ड कर लोगे, ना कि जब आप उसे पेड करोगे, ठीक है।
बिकॉज द सर्विस हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड, क्योंकि आपने जिस टाइम पीरियड में आपने उस सर्विस को क्या किया है, यूज़ किया है, उसी टाइम पीरियड का वो एक्सपेंस माना जाएगा। द कंपनी इग्नोर्स द डेट व्हेन द पेमेंट विल बी मेड। तो यहाँ पे जो है एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट डेट पर ध्यान नहीं देना है। आपको कौन सी डेट पे ध्यान देना है, जिस डेट पे कोई इनकम आपके लिए जो है अर्न हो चुकी है या आपके किसी बिल का ऑब्लिगेशन पेमेंट का आपके ऊपर आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही रखते हैं क्योंकि ये लेक्चर फिर बहुत लंबा होता जा रहा है। मैं थोड़ा सा बहुत ही डीपली समझाना की कोशिश कर रही हूँ, इस वजह से ये लेक्चर्स आपके लंबे हो रहे हैं, क्योंकि हम यही मान के चल रहे हैं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस जो है आपका सब्जेक्ट ये फाइनेंशियल अकाउंट, हम ये मान के चल रहे हैं कि वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें जो है हर बारीकी जो आपके अकाउंट्स, जो आपका स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हर कंसेप्ट्स को बारीकी से समझाने की का प्रयास कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है आप लोगों को समझाने का। अब आपको भी अपना पूरा प्रयास करना है इन सभी कंसेप्ट्स को समझने में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस नेक्स्ट जो है आपकी वीडियो में हम आपके इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आप जो है पढ़ोगे आगे के जो आपके कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। अभी जो है इसमें काफ़ी टर्म्स आपको बताना बाकी हैं, ठीक है। तो ये अगर हम और अभी पूरा समझाऊंगी तो ये बहुत ही वीडियो लंबा होता चला जाएगा, फिर आपको बोरियत होगी। आप इतना ही इसको आप रिवाइंड करके बार बार देखिए और इसको बार बार पढ़िए, और कोई कंसेप्ट अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसे दोबारा जो है रिपीट करके दोबारा समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो आज आपने कौन कौन से कंसेप्ट पढ़े? पहला था क्या, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, यानी बिजनेस और मालिक को अलग अलग मानना है। दूसरा क्या है, मनी मेजरमेंट, यानी मनी के टर्म में जो भी आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सको, मनी में जिसका आप एक्सप्रेशन कर सको उसे ही हमें लेना है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स और आपको अपनी इमोशंस को इसमें नहीं लेना है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या, बिजनेस हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता चला जाएगा जब तक कि उसके लिक्विडेशन की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट क्या था, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का, कि हमारे अपने बिजनेस की लाइफ को हमें छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके चलना है, और उस डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग उस टाइम पीरियड का हमें अकाउंट्स बनाने हैं, यानी कि हमें हर साल खाते तैयार करने हैं। कॉस्ट का कंसेप्ट का मतलब है जो भी आप परचेज करके लाओगे सामान, एक्सपेंस, गुड्स या मटेरियल, उसको आप कॉस्ट में, अपनी कॉस्ट में रिकॉर्ड करोगे, जिस कॉस्ट पे आप उससे एक्वायर किया है आपने। नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको सारे ट्रांजेक्शन जो है 2 एस्पेक्ट्स में आपको रिकॉर्ड करने हैं, 2 साइड में रिकॉर्ड करने हैं, 2 जगह मतलब आपको रिकॉर्ड करने हैं और 2 साइडों में, ठीक है, एक डेबिट और क्रेडिट, जिसके कि कुछ रूल्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मैचिंग कंसेप्ट, जिस टाइम पीरियड के हम इनकम लेंगे कंसीडर करेंगे, उसी टाइम पीरियड के हम एक्सपेंस भी कंसीडर करेंगे फॉर अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस, फॉर अ सर्टेन अप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस एंड आवर बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट है एक्रूअल कंसेप्ट में, जिस टाइम पीरियड को, जिस डेट को हमने इनकम एक्वायर कर ली है, अर्न कर ली है, वो हमारा डेट माना जाएगा इनकम डेट, ठीक है, ना कि नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। इसी तरह से जिस डेट को आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है, चाहे आपने पेमेंट किया हो चाहे ना किया हो किसी बिल के लिए, वो उसी डेट का या उसी टाइम पीरियड का जो है एक्सपेंस माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं फिर से आपसे कहूँगी, आप जो अगर आपके कुछ जो ज़रूरतमंद जो है साथी हो, उन सभी को आप इस हमारे वीडियो की लिंक को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो और अच्छी तरीके से जो है अपने लेक्चर्स को आपके सामने प्रेजेंट करने का। और अगर कोई आपको लग रहा हो कि आपको इस बहुत इम्पॉर्टेंट सुझाव आप दे सकते हैं और जिससे हमारे लेक्चर्स में इम्प्रूवमेंट होगा, तो आप वो सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।